हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारी पार्लियामेंट के टॉपिक की पार्ट 5 वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हमारे ऑर्डिनरी बिल्स की लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारे मनी बिल से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं वो डील करते हैं हमारे मनी बिल से। ये आर्टिकल 110 कहता है कि एक बिल को हम मनी बिल तभी मानेंगे जब उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो एक पर्टिकुलर मैटर्स के साथ डील करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से मैटर हैं जिनके साथ डील करने पर किसी एक बिल को मनी बिल होने का स्टेटस मिलता है। पहला है द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी भी टैक्स को अगर आप इम्पोज कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, उसको रिड्यूस कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा मनी बिल होगा। सेकेंड मैटर क्या है, कोई भी ऐसा केस जहाँ पे हम यूनियन गवर्नमेंट से कोई पैसा बोरो कर रहे हैं, उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो किस बिल में होंगे, वो होंगे हमारे मनी बिल में। फिर अगर हमें कोई भी पैसा विड्रॉ करना है या फिर कोई भी पैसा डिपॉजिट करना है किस चीज़ के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर या फिर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर, तो इससे रिलेटेड जो भी कस्टडी के मैटर्स होंगे वो भी हमारे मनी बिल होंगे। अगर हमें कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करनी है, मींस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है और उस पैसे निकालने के लिए हम एक एप्रोप्रिएशन लेके आते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल लेके आते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, हमारा मनी बिल है। फिफ्थ हमारा मैटर है डिक्लेरेशन ऑन एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है, इट मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जो भी पैसा निकलना है वो तो निकलना ही है। जैसे कि हमें अपने प्रेसिडेंट की सैलरी देनी है तो वो तो देनी ही पड़ेगी, तो वो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस तरह का कोई भी खर्चा या फिर इस तरह के खर्चे में कोई भी अगर हम अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, मनी बिल होता है। फिर अगर हम किसी भी पैसे की रिसीव कर रहे हैं, मतलब कोई भी पैसे की रिसिप्ट है जो किस बेसिस पे है, हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोई रिसीव हुई है मनी या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत कुछ मिला है, कोई कस्टडी, कोई मनी इशू हुई है, या फिर कोई हमारा क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन या फिर स्टेट का अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है, तो वो सारे रिसिप्ट्स भी क्या होंगे, हमारे मनी बिल होंगे। या फिर कोई ऐसा मैटर जिसमें मनी बिल से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हमें पास करवाना है, तो उससे रिलेटेड कोई भी मैटर, उसको भी हम क्या है, मनी बिल में कंसीडर करेंगे। अब ये जितने भी मैटर्स हमने पढ़े, अगर कोई प्रोविजन इन मैटर्स के साथ डील कर रहा है तभी हम उस बिल को क्या है, मनी बिल कंसीडर करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बिल हैं जिनको हम मनी बिल नहीं मान सकते। अब कोई भी फाइन इम्पोज हो रहा है या फिर कोई पेनल्टी लग रही है, वो हमारा मनी बिल कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की फीस ली जा रही है लाइसेंस के लिए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फीस ली जा रही है, वो भी हमारा मनी बिल में नहीं आएगा। कोई भी टैक्स क्या है, इम्पोज किया जा रहा है, अबॉलिश किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, ऑल्टर किया जा रहा है, बट ये टैक्स कौन ऑल्टर या इम्पोज कर रहा है, अगर हमारी लोकल अथॉरिटी कर रही है हमारे लोकल पर्पसेस के लिए, तो इस चीज़ को हम मनी बिल नहीं मानेंगे। अब मनी बिल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो बिल है मनी बिल है कि नहीं है, इसको कौन सर्टिफाई करेगा, हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा का डिसीजन ही इस क्वेश्चन पे क्या है, फाइनल माना जाएगा। अब जो भी डिसीजन स्पीकर ऑफ लोकसभा ने ले लिया, इसके ऊपर आप किसी भी कोर्ट में जाके कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते, या फिर पार्लियामेंट में भी इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, और तो और हमारे प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के डिसीजन को चैलेंज कर सके। अब जब भी ये मनी बिल राज्यसभा के पास भेजा जाएगा कि आप इस बिल पे अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, फिर आगे अगर हम इसको प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे कि प्रेसिडेंट इस बिल पे अपनी असेंट दे, तो उस केस में क्या है, पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा इस बिल को एज अ मनी बिल इंडोर्स करेंगे। फिर हमारे संविधान में कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है जिसके तहत हम मनी बिल को एक पार्लियामेंट में पास करवा सकते हैं।
सबसे पहले जो भी मनी बिल होगा उसको हम इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे, वो सिर्फ हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और वो भी तब जब हमारे प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दे। अब जो भी हमारा मनी बिल होगा उसको हम एज अ गवर्नमेंट बिल कंसीडर करेंगे, और गवर्नमेंट बिल होने के नाते उसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ हमारे मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बिल है। उसके बाद अगर हमारा मनी बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको हम राज्यसभा को ट्रांसमिट करते हैं कि आप इसके ऊपर अपनी कंसीडरेशन दीजिए। अब जो हमारी राज्यसभा है उसके पास बहुत ही लिमिटेड सी पावर है हमारे मनी बिल के रिगार्डिंग। मीन्स कि हमारा जो मनी बिल है उसका मेजर कंट्रोल किसके पास है, हमारी लोकसभा के पास। राज्यसभा ना तो इस बिल को रिजेक्ट कर सकती है, ना इस मनी बिल में कोई भी चेंज अमेंड ला सकती है। वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है अपने इस मनी बिल पे, और फिर वो क्या करेगी, लोकसभा को रिटर्न करेगी ये बिल विद इन 14 डेज, चाहे उसके ऊपर वो रिकमेंडेशन दे या फिर विदाउट रिकमेंडेशन के। अब ये लोकसभा के ऊपर है कि जो भी राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दिया है उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मीन्स जो सारा कंट्रोल है मनी बिल को लेकर वो किसके पास है, हमारी लोकसभा के पास है। फिर इन केस अगर लोकसभा वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेती है जो राज्यसभा ने दी है इस मनी बिल के रिगार्डिंग, तो ये माना जाएगा कि इस मनी बिल को दोनों ही हाउस ने पास कर दिया है मॉडिफाइड फॉर्म में। इन केस लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं भी करती तो भी इस बिल को पास माना जाएगा कि दोनों हाउसेस से इस बिल को पास कर दिया है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में भेजा गया था लोकसभा के द्वारा। फिर इसमें एक और केस है, अगर राज्यसभा इस बिल को लोकसभा के पास विद इन 14 डेज के अंदर अंदर रिटर्न नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया है। इट मीन्स जो ये बिल है दोनों हाउस के द्वारा पास माना गया है, जो भी ओरिजिनल फॉर्म में लोकसभा ने भेजा था। तो इस केस में क्या है, हमारी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है हमारी राज्यसभा में मनी बिल के रिगार्डिंग, बट जो अगर हमारा ऑर्डिनरी बिल है तो उस केस में हमारे दोनों हाउसेस के पास ही इक्वल तरह की पावर है। फिर फाइनली जो भी हमारा मनी बिल है हम उसको प्रेजेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट चाहे तो वो उसके ऊपर असेंट दे सकता है उस बिल के ऊपर, या फिर उस बिल को अपने पास विदहोल्ड रख सकता है असेंट के लिए, बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी मनी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए दोबारा हाउस के पास रिटर्न कर सकता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक मनी बिल पे अपनी असेंट दे ही देते हैं, क्योंकि जो मनी बिल है वो पार्लियामेंट में होता ही इंट्रोड्यूस तब है जब उसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होती है। तो ये था हमारे मनी बिल का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे हमारे फाइनेंशियल बिल्स की। फिर हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल कौन कौन से हैं। वो सारे बिल जो डील करते हैं किसी फिजिकल मैटर्स के साथ। इट मीन्स कोई रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के मैटर से रिलेटेड जितने भी बिल होंगे वो होंगे हमारे फाइनेंशियल बिल्स। जो हमारा संविधान है वो इसके लिए क्या है, फाइनेंशियल बिल का टर्म यूज़ करता है। अब फाइनेंशियल बिल्स भी तीन तरह के हैं। पहला है हमारा मनी बिल आर्टिकल 110, फिर है हमारा फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1, फिर है हमारा फाइनेंशियल बिल 2 जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंडर आता है। अब जो भी हमारे मनी बिल्स हैं वो एक तरह के फाइनेंशियल बिल के टाइप हैं। इट मीन्स जितने भी हमारे मनी बिल होंगे वो हमारे फाइनेंशियल बिल ज़रूर होंगे, बट सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते, क्योंकि फाइनेंशियल बिल के अंदर मनी बिल के साथ साथ हमारे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 भी कंसीडर किए जाते हैं। अब वो सारे फाइनेंशियल बिल जो मनी बिल्स हैं वो कैसे पता लगेगा मनी बिल है, इट मीन्स उनके अंदर वो सारे मैटर्स होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए आर्टिकल 110 के अंदर। 110 के अंदर जितने भी 7 मैटर्स दिए गए थे, अगर वो प्रोविजन उन मैटर्स से रिलेटेड है तो हम कहेंगे ये फाइनेंशियल बिल क्या है, हमारे मनी बिल हैं। अब किसी मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है, वो करते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरी तरफ जो भी हमारे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 है वो किस आर्टिकल से डील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 के साथ डील। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल बिल्स टाइप 1 की। अब ये जो हमारे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं,
इसके अंदर एक तो वो सारे मैटर्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल 110 में मेंशन है, साथ ही साथ वो सारे दूसरे मैटर्स जो कि किसी जनरल लेजिस्लेशन के साथ डील करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इट मीन्स ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो वो मैटर जो आर्टिकल 110 में मेंशन है और दूसरे हमारे जनरल लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा बिल जिसमें बोरोइंग क्लॉज लिखा हुआ है बट सिर्फ उसमें एक वही चीज़ें नहीं है जो एक बोरिंग के बारे में हो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक जर्नल लेजिस्लेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमारे आ जाएंगे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के अंदर। अब ये जो हमारा फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है ये दो मायनों में हमारे मनी बिल के साथ सिमिलर है। पहली क्या चीज़ है कि ये दोनों ही बिल हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ना कि राज्यसभा में। और इन दोनों ही बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर जो भी हमारे फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की गवर्नेंस है उसको हम कैसे गवर्न करेंगे, वो बिल्कुल उसी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के द्वारा गवर्न होगा जैसे कि हमें किसी ऑर्डिनरी बिल को करते हैं। अब ये चाहे तो इसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको अमेंड भी किया जा सकता है बाय राज्यसभा। फिर इस चीज़ में भी एक एक्सेप्शन है कि राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट तो कर सकती है, बट कौन सी चीज़ें, वो अमेंडमेंट जो कि क्या है अदर देन है, मींस रिडक्शन अबॉलिशन ऑफ टैक्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या है दोनों ही हाउसेस में मूव नहीं कर सकती जब तक हमारी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं है। इन केस राज्यसभा किसी चीज़ को रिजेक्ट करती है और लोकसभा उसको पास कर देती है, या कोई ऐसा इशू हो रहा है जहाँ पे दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट है किसी बिल को लेकर, तो प्रेसिडेंट की ये पास पावर है कि वो दोनों हाउस की एक ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। फिर अगर ये बिल हमारे प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट होता है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि चाहे तो वो इसके ऊपर अपनी असेंट दे दे, या फिर अपनी असेंट को विद होल्ड पे रखे, या फिर इस बिल को दोबारा रिटर्न कर दे हाउस के पास रिकंसिडरेशन के लिए। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में वो सारे प्रोविजंस इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इट मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हमें कोई पैसा निकालना है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हो तो वो इस बिल टाइप के अंदर इंक्लूड होगा। बट इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, वो सारे मैटर्स जो कि आर्टिकल 110 में दिए गए हैं। इट मीन्स मनी बिल से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल इस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। फिर ये जो बिल है ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर है हमारे ऑर्डिनरी बिल की तरह। जैसे ही हमारे ऑर्डिनरी बिल का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर था, इस बिल का भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा। बट इस फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की कुछ स्पेशल फीचर क्या है कि इस बिल को आप किसी भी एक हाउस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास तब तक नहीं करवा सकते जब तक आपके पास प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं है। इट मीन्स प्रेसिडेंट किसी हाउस को रेकमेंड करेंगे कि आप इस बिल पे कंसीडरेशन कीजिए, तभी वो क्या है उस हाउस में उस बिल के ऊपर कंसीडरेशन की जाएगी। फिर जो हमारा फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है इसको हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और इसके लिए हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। मींस अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हमें कंसिडरेशन करवाना है किसी बिल के ऊपर तो उसके ऊपर हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, बट कंसिडरेशन के लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन की उसके रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। अब हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी हाउस हो उसके पास ये पावर है, वो इस बिल को या तो रिजेक्ट कर सकता है या फिर उसको अमेंड भी कर सकता है। इन केस अगर दोनों हाउस में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डेडलॉक आ जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाकर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर अगेन ये बिल क्या है प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट होने जाएगा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है या तो इस पे वो अपनी असेंट दे दें, या फिर अपनी असेंट को विद होल्ड पे रखें, या फिर वो इसको हाउसेस के पास दोबारा रिटर्न कर दें कि इस बिल के ऊपर आप दोबारा से रिकंसिडरेशन कीजिए। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल बिल्स। फिर हम बात करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस की।
अब ये जो जॉइंट सिटिंग है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी दी गई है हमारे हमारे संविधान के द्वारा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर दो हाउसेस के बीच में कोई डेडलॉक हो गया है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो डेडलॉक की सिचुएशन है ये किन किन चीज़ों की वजह से हो सकती है वो देखते हैं। पहला है कि अगर एक बिल रिजेक्ट हो जाता है दूसरे हाउस के द्वारा, इट मीन्स पहले हाउस ने उसको पास किया और दूसरे हाउस में जाकर वो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अगर हाउसेस ने क्या किया, उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट दिखाया और उस बिल में कुछ अमेंडमेंट की। इट मीन्स कि पहले हाउस में तो वो बिल पास हो गया, पर जब वो दूसरे हाउस में गया तो दूसरे हाउस ने उसकी अमेंडमेंट को डिसएग्रीड कर दिया। फिर थर्ड सिचुएशन क्या है, अगर एक बिल हमारे सेकंड हाउस के पास गया है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए और उस हाउस ने 6 मंथ तक अपने पास उस बिल को रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया, उसको पास नहीं किया, तो उस केस में क्या है वो एलैप्स माना जाएगा और डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो सकती है। इन तीनों ही सिचुएशंस में हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग को सम्मन कर सकते हैं कि आप दोनों हाउसेस आइए, इसके ऊपर डेलिब्रेशन कीजिए और इस बिल के ऊपर अपनी वोटिंग दीजिए। अब ये जो प्रोविज़न है जिसके तहत हम एक जॉइंट सिटिंग को बुला रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ हमारे ऑर्डिनरी बिल और हमारे फाइनेंशियल बिल के ऊपर। मनी बिल के ऊपर हम जॉइंट सिटिंग नहीं करवा सकते, या फिर कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उसके ऊपर भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। मनी बिल के केस में क्या है, लोकसभा के पास हमारी ओवरराइडिंग पावर्स है। इस केस में हमारे राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड सी पावर हो जाती है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या है, हमें दोनों ही हाउस से इस बिल को सेपरेटली पास करवाना होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें जॉइंट सिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम बात करेंगे जब हम एक बिल को दूसरे हाउस के पास भेजते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, इन केस वो 6 मंथ में उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है और उसको अपने पास पेंडिंग रखता है, तो ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के लिए हम वो वाले टाइम को नहीं काउंट करेंगे जिसमें क्या है, हाउस को प्रोरोग्ड किया गया है या फिर वो दूसरा हाउस अर्जेंट है मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज के लिए। ये जो भी टाइम पीरियड है इसको हम अकाउंट में नहीं काउंट करेंगे उस 6 मंथ के दौरान। इन केस जो ये बिल है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रही है, डेडलॉक चल रहा है, अगर वो लैप्स हो जाता है किस वजह से, कि लोकसभा हमारी डिसॉल्व हो गई है, इस कारण से वो बिल लैप्स हो जाता है, तो उस केस में हम जॉइंट सिटिंग को सम्मन नहीं कर सकते हैं। बट अगर प्रेसिडेंट ने ये नोटिफाई कर दिया, उन्होंने अपनी इंटेंशन को जाहिर कर दिया कि वो एक जॉइंट सिटिंग बुलाने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है तो उस केस में इस बिल को लैप्स नहीं माना जाएगा। उस केस में हम जॉइंट सिटिंग को बुला सकते हैं अगर हमारे प्रेसिडेंट ऐसा नोटिफाई करें। क्योंकि ये बिल लैप्स नहीं हुआ है तो कोई भी हाउस इस बिल के ऊपर अपनी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है जब तक कि हमारे प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को नहीं बुला लेते। फिर अब जो ये जॉइंट सिटिंग होने वाली है जिसको हमारे प्रेसिडेंट ने समन किया है, इसको प्रिसाइड करेंगे हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन केस अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो हमारे डिप्टी स्पीकर इसको प्रिसाइड करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो क्या है, हमारे राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है किसी केस में तो उस केस में क्या है, जो भी हमारे मेंबर होंगे, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होंगे उस जॉइंट सिटिंग में प्रेजेंट होंगे, उनमें से किसी एक मेंबर को ये पावर दे दी जाएगी। इट मीन्स कि जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो किसी भी केस में हमारी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जॉइंट मीटिंग के नहीं हो सकते। अब हमारी जॉइंट सिटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए भी हमारे पास एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। मींस हमारा जो क्वोरम है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इट मींस जितने भी टोटल मेंबर हैं दोनों हाउसेस के, उनके जो 1/10 होगा वो उतने मेंबर हमारे किसी जॉइंट सिटिंग को बुलाने के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। अब जो भी ये जॉइंट सिटिंग होगी वो कैसे गवर्न की जाएगी, हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में जितने भी रूल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम इस जॉइंट सिटिंग को गवर्न करेंगे। इन केस अगर बिल बिना किसी डिस्प्यूट के मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर्स के साथ पास हो जाता है,
जितने भी दोनों हाउसेस के मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट करते हैं उस जॉइंट सिटिंग में, अगर उसमें मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि इस बिल को दोनों ही हाउस ने पास कर दिया है। ज़्यादातर केसेस में जो क्या है, लोकसभा की सीट्स क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसमें मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो जो भी हमारा फैसला होगा वो किसके फेवर में होता है, हमारी लोकसभा के फेवर में। फिर हमारा ये संविधान स्पेसिफाई करता है कि एक जॉइंट सिटिंग में हम किसी बिल के ऊपर न्यू अमेंडमेंट नहीं प्रपोज कर सकते, सिर्फ दो केसेस को छोड़कर। अब वो दो केसेस कौन से जहाँ पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, वो है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट करी है, कोई ऐसी अमेंडमेंट जिसकी वजह से दोनों हाउसेस के बीच में कोई फाइनल डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो उस केस में हम बिल के ऊपर कोई न्यू अमेंडमेंट कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी अमेंडमेंट की गई है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, किस वजह से, क्योंकि जो वो बिल है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। 1950 से लेकर अभी तक हमारे जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है दोनों हाउसेस का, वो अभी तक 3 बारी हो चुका है। फिर हम बात करेंगे हमारे बजट की। जो ये वर्ड है बजट, अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। इसके लिए जो नाम यूज़ किया गया है हमारे संविधान में, वो है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसको जनरली हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि डील करता है हमारे आर्टिकल 112 के साथ, जो कि हमारे संविधान में मेंशन है। अब ये जो हमारी बजट की स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या क्या है, जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी रिसीप्ट्स हुई हैं, जो भी उनको पैसा मिल रहा है या फिर जो भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पे एंड होता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोई भी खर्चा या फिर कोई भी रिसिप्ट जो हमारी सरकार कर रही है, वो हमारा बजट स्टेटमेंट होती है। अब इस बजट के अंदर कुछ रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू, जैसे कि हमने किसी को लोन दिया है, अब उसके ऊपर हमें क्या है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो हो गया हमारा रेवेन्यू। कैपिटल रिसीप्ट्स हो गया, मान लो हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, अब वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन तो दिया है, उसके बदले वो कुछ ना कुछ लेगा भी, तो हम क्या दे रहे हैं उसको, उसके साथ साथ हम उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी हमारे बजट के अंदर इंक्लूड की जाएगी। फिर सेकंड चीज़ होगी कि अब एक रेवेन्यू को रेज करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है वो भी बजट में इंक्लूड होगा। अब एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करने का कि एक साल के अंदर हमारा कितना कितना खर्चा होगा, उसकी एस्टिमेशन में जितना खर्चा पड़ रहा है वो भी हमारा बजट में इंक्लूड होगा। फिर जो हमारे पिछले साल का क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर था, उसमें कितनी हमें एक्चुअल में रिसीप्ट्स मिली, कितना एक्चुअल में खर्चा हुआ, और अगर कोई डेफिसिट है मतलब पैसे की कमी हुई तो उसका रीज़न क्या है, या फिर उस साल में अगर सरप्लस है इट मीन्स हमारी रिसीप्ट ज़्यादा हुई है हमारे एक्सपेंडिचर से, तो उसका क्या रीज़न है। ये सारी डिटेल्स हमारे बजट स्टेटमेंट में मेंशन होंगी। फिर हमारी जो कमिंग ईयर है, आने वाला साल है, उसमें कौन सी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी सरकार लेके आने वाली है, कौन से टैक्सेशन प्रपोजल को वो सामने रखेगी, रेवेन्यू के कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स होंगे, कौन सी नई स्कीम लॉन्च होने जा रही है, या फिर कौन से प्रोग्राम पे कितना पैसा खर्च होने जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल हमारी बजट स्टेटमेंट पे मेंशन होगी। पहले जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दो तरह के बजट निकालती थी, रेलवे बजट और जनरल बजट। अब जो ये रेलवे बजट होता था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे के जितने भी खर्चे और एक्सपेंडिचर होते थे उसको एस्टिमेट करते थे, और जनरल बजट में रेलवे को छोड़कर बाकी सारी मिनिस्ट्री अपने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को मेंशन करती थी। 1921 में एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली हमारे रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया। अब इसका क्या रीज़न था, उन्होंने कहा कि जो रेलवे का फाइनेंस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर जो रेलवे की पॉलिसीज़ हैं कि उनको एक बिजनेस उनका बेटर हो, उस चीज़ के लिए हमें रेलवे बजट को अलग से रखना चाहिए, ताकि जो रेलवे का बजट है उसकी एक स्टेबिलिटी बनी रहे, और कि रेलवे पता चलता रहे कि जो रेलवे है हमें साल में कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके दे रही है।
और साथ ही साथ एक और रीज़न था कि रेलवे क्या है, वो खुद के प्रॉफिट्स को जान पाए कि उनके पास साल में इतना प्रॉफिट होता है और अपनी डेवलपमेंट के लिए उनको इस प्रॉफिट में से कितना रेवेन्यू खर्च करना है। तो इन सारी रीजंस की वजह से रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। बट अगस्त 2016 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रेलवे बजट को जनरल बजट में क्या है, मर्ज कर देंगे। इसके लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक 5 मेंबर की कमेटी बिठाई, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री दोनों के ही ऑफिशियल्स बैठे थे। उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया कि जो भी हमारा मर्जर होगा वो इस तरीके से होगा, ताकि जो पुरानी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं कि रेलवे का सेपरेट बजट हो और जनरल बजट अलग हो, उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें। फिर हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि हमारे बजट के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट क्या है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट रखेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रिसिप्ट्स हैं, एक्सपेंडिचर है, वो सारे क्या है, मेंशन किए जाएंगे। फिर बोला गया कि हम कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट तब तक नहीं ले सकते जब तक कि हमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं मिल जाती। इट मीन्स अगर हमें कोई भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है किसी स्कीम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ग्रांट। और वो ग्रांट हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमारे प्रेसिडेंट उसको रेकमेंड नहीं करेंगे। या फिर हमें कोई भी पैसा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है, विड्रॉ करना है, वो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हम उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन नहीं लेके आते। इट मीन्स एक फाइनल तरह की हमें परमिशन लाने की एक एप्रोप्रिएशन बिल की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो एप्रोप्रिएशन हमें नहीं मिलता तब तक हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। फिर और प्रोविजंस दिए गए, जैसे कि किसी भी मनी बिल जो कि टैक्स को इम्पोज कर रहा है, उसको हम पार्लियामेंट में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक हमारे प्रेसिडेंट की क्या है, रिकमेंडेशन ना हो। जब रिकमेंडेशन मिलेगी तभी वो मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा जो कि हमारे टैक्स को इम्पोज कर रहा है, और ये बिल हमारा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। फिर बोला गया कि किसी भी टैक्स को लेवी और कलेक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट किसके द्वारा, अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा। जो अथॉरिटी बनाई गई है उस टैक्स को लेने के लिए और कलेक्ट करने के लिए, उसके अलावा ये काम कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं कर सकती। अब ये जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, किसी भी टैक्स को रिड्यूस कर सकती है या फिर उसको ख़त्म कर सकती है, बट टैक्स को इंक्रीज करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। फिर हमारे संविधान में कुछ तरह के रोल्स या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन बताई गई है हमारे बजट की इनेक्टमेंट को लेकर। देखते हैं, पहली चीज़ क्या है, अ मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। इट मीन्स कोई भी ऐसा बिल जो कि मनी बिल है या फिर फाइनेंस बिल है जो कि डील कर रहा है टैक्स के साथ, उसको हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। दूसरी चीज़ दी गई है कि राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। इट मीन्स अगर हमें कोई स्कीम के तहत कोई पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, तो उस डिमांड के ऊपर राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि वो उसके ऊपर वोटिंग करे। इस चीज़ के ऊपर जितना भी एक्सक्लूसिव राइट है वो हमारी लोकसभा के पास है। फिर बोला गया कि राज्यसभा चाहे तो मनी बिल या फिर फाइनेंस बिल को लोकसभा के पास विद इन 14 डेज के अंदर अंदर रिटर्न कर सकती है। अब लोकसभा की ये ऊपर है कि वो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है कि रिजेक्ट करती है, जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी है। नेक्स्ट प्रोविजन कहता है, द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर embodied in the budget shall show separately the expenditure charged on consolidated fund of India and expenditure made from consolidated fund of India. इट मीन्स जो भी हमारा बजट है वो सेपरेटली शो करेगा किन चीज़ों को, जो भी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर एक्सपेंडिचर को चार्ज कर रहे हैं उस चीज़ को वो अलग शो करेगा, और जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो रहा है वो उस चीज़ को अलग से शो करेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सपोज अगर कोई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है,
उस स्कीम के अंदर हमें पैसा लगाना है और उस स्कीम के लिए जो भी हमें पैसा चाहिए एक्सपेंडिचर के लिए वो होगा हमारा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि हम उस स्कीम में लगाने के लिए हमें वो पैसा चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारा एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये वो पैसा है, वो एक्सपेंडिचर है जो होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें प्रेसिडेंट की सैलरी देनी है, वो एक फिक्स्ड खर्चा है कि जो हमें देनी ही देनी है किसी भी कंडीशन में। तो ये है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का डिफरेंस। नेक्स्ट चीज़ जो बोली गई है वो है द बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। मीन्स जो हमारा बजट है वो क्या करे, वो डिफरेंस करे किस चीज़ के अंदर, हमारा जो भी खर्चा हो रहा है रेवेन्यू अकाउंट के नाम पर उसको दूसरे एक्सपेंडिचर से वो अलग कर दे। अब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू क्या चीज़ है, इट मीन्स वो खर्चा जहाँ पे कोई भी कैपिटल एसेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सपोज हमने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की सैलरी देनी है, वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट है। इट मीन्स उसमें कोई भी कैपिटल एसेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो ये थे हमारी बजट की इनैक्टमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। फिर हम बात करेंगे हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर की। अब हमारे बजट में दो तरह के एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। पहला है चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये जो भी एक्सपेंडिचर है जो कि हमारा क्या है, चार्ज्ड हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, ये क्या है, पार्लियामेंट में नॉन वोटेबल है। इट मीन्स इसके ऊपर कोई भी वोट नहीं ली जाएगी पार्लियामेंट में, इसको सिर्फ हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया चार्ज हो रहा है ये एक फिक्स्ड खर्चा है जो होना ही होना है, तो इसके ऊपर कोई वोट नहीं की जाती, इसको सिर्फ डिस्कस किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर हम क्या है, पार्लियामेंट में वोट डालकर इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट की एम्यूलमेंट्स हो गई, उसके अलाउंस हो गए और कोई भी दूसरा खर्चा जो हमारे प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिलेटेड है। हमारे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी और अलाउंसेस और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सैलरी और अलाउंसेस भी हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर आएंगे। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी सैलरी अलाउंस पेंशन हो गई, कोई हाई कोर्ट का जज है उनकी पेंशन हो गई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी अलाउंस पेंशन, या फिर हमारे चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर्स की सैलरीज हो गई। ये सारे क्या हैं, हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर हैं। फिर वो सारे खर्चे जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे किए गए हैं, कैसे, सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई खर्चा किया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए कोई खर्चा किया गया है, यूपीएससी के लिए कोई खर्चा किया गया है, वो भी हमारा क्या है, एक तरह का चार्ज एक्सपेंडिचर है। फिर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कोई डेट लिया है, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगते हैं, जैसे कि कोई लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, कोई हमारा सिंकिंग फंड चार्जेस है, कोई रिडेम्पशन के चार्जेस हैं, ठीक है, लोन को रेज करने के लिए कोई खर्चा आया है, जब हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया तब कोई खर्चा आया है, वो सारे हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। अब कोई भी ऐसा पैसा जो हमने खर्च किया है किस चीज़ के लिए, अगर हमें कोई जजमेंट देनी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर किसी कोर्ट ने कोई फैसला लिया है, कोई ट्रिब्यूनल ने फैसला लिया है, उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो भी हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। या फिर ऐसी कोई दूसरा खर्चा जिसको पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि ये खर्चा क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, तो वो भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड माना जाएगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हमारा मनी बिल, हमारे फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड कुछ प्रिविलेजेस, उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस, हमारे बजट से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बजट की स्टेजेस और उसको हम कैसे एनैक्ट करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।